नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीधे आपको लिए चलते राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी से हम 25 वर्ष की अपनी व्यापक कार्य योजना को बना करके देश के सामने रखें। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय में कैसा भारत चाहिए। भारत की ताकत भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हम आगामी 5 वर्ष के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में हम लोग अपना योगदान देंगे। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूरे देश में 9 अगस्त यानी कि आज क्रांति दिवस मनाएगी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी प्रदेश हर घर पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पार्टी 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के सभी 1918 मंडलों से तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से भी प्रभात फेरी का आयोजन हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हाथ में तिरंगा लेकर रैली में हिस्सा लिया। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्या तैयारियां हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, जान लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तौकीर किदवई, वहीं राजधानी देहरादून से उत्तराखंड से जुड़े हैं नवीन शुक्ला। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे। तौकीर, तिरंगा यात्रा को लेकर भव्य तैयारी सरकार की तरफ से तो की ही गई है, लेकिन जहां तक विभिन्न राजनीतिक दलों की बात है, उनकी भी अपनी तैयारी है। क्या कुछ कार्यक्रम 9 से लेकर के 15 अगस्त तक लखनऊ में हमें देखने को मिलने वाले हैं? तौकीर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और उसमें जो है 11 तारीख से इसे पहुंचाया जाएगा। जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तिरंगा को लेके घर घर जाएंगे और आम आदमी को अमृत महोत्सव से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें खास बात ये भी है कि मंडलवार ये अभियान आज से ही शुरू हो जाएगा। इसमें कई जो मंडल प्रभारी हैं वो अपने अपने मंडलों में या जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं या मंत्री हैं, जो MLC हैं, सांसद हैं, वो इस अभियान को गति देंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसको काउंटर करने के लिए जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी कमर कस ली है। पहले ही माना जा रहा था जिस तरह से
अखिलेश यादव ने कहा कि ये साजिश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, हर घर तिरंगा के पीछे दंगा भी हो सकता है। इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी जब इस तिरंगा यात्रा को लेकर, लेकिन अब वो भी ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के लोग भी घर घर जाएंगे। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि उनके लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, हर घर जाएंगे, तिरंगे को लेकर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सवाल पूछेंगे सरकार से, सत्ता से, कि वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर वो सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके घर पहुंचेंगे, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके घरों की तरफ रुख करेंगे कांग्रेस के नेता और उनसे सवाल पूछेंगे कि जो सत्ता चल रही है उसमें आखिर इतनी महंगाई और बेरोजगारी क्यों है। तो इस तरह की रणनीति अलग अलग दलों की नजर आ रही है। फिलहाल 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक ये अभियान चलना है, अमृत महोत्सव मनाया जाना है। अलग लखनऊ की बात करें तो अलग अलग इलाकों में इसकी तैयारी की गई है। जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, वो सभी स्मारक हैं, जो संस्थान है, वहां पर सजावट करेगा पूरी तरह से। और इसके अलावा जो और पुलिस है, पुलिस महकमा भी अपने अपने जो थाने हैं उनको सजावट करेगा और वहां पर लोगों को तिरंगा यात्रा के लिए जोड़ेगा। तो फिलहाल जो अलग अलग विभाग हैं उनकी अलग अलग भूमिका है, वो अपने अपने हिसाब से जो स्मारक है और जो पर्यटन स्थल है उन जगहों को सजावट करेगा। तो फिलहाल एक बड़ी रणनीति है। करीब 75 बाजार भी ऐसे हैं लखनऊ के जिनको सजाया जाना है। अमीनाबाद हो, नखास हो, हजरतगंज हो, ऐसे वो क्षेत्र हैं जहां पूरी तरह से दुल्हन की तरह इसको तिरंगा यात्रा, तिरंगा की जो लाइटिंग होगी उसमें बनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 2 दिन बाद तस्वीर जरूर साफ होगी कि क्या तैयारी विभागों की तरफ से की गई है। बिल्कुल तौकीर, और भाजपा के साथ ही प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो सपा भी वो अपने अंदाज में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभियान चलाने जा रहा है। और अखिलेश कन्नौज के तिरवा तहसील के झौवा गांव से इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। और इस दौरान अखिलेश क्षेत्र के कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों से भी मुलाकात करते हुए उनका सम्मान करेंगे। तो लखनऊ में तो ये तमाम तैयारियां हैं और भाजपा के साथ ही तमाम जो विभिन्न दल हैं उनकी अपनी रणनीति है। वहीं अगर हम देहरादून की बात करें तो जान लेते हैं कि देहरादून में क्या तैयारी है तिरंगा यात्रा को लेकर। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन, देहरादून की बात करें, राजधानी में क्या तैयारी है तिरंगा यात्रा को लेकर, कौन कौन से आयोजन इस पूरे दरमियान किए जाएंगे? जी अमित, निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज गांधी पार्क से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया है आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को, कि सभी अपने घर पे तिरंगा लगाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम में जो स्कूली बच्चे थे वह भी पहुंचे हुए थे, कई संस्थाओं के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम को बृहद बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। शहर भर में प्रभात फेरी निकाली गई और इसके साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साफ है कि 15 अगस्त के दिन सभी जो हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम किया जाएगा। सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वह हर घर जाएं और तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी को तिरंगा दें और सभी से यह अपील करें कि वह 15 अगस्त के दिन अपने घर पे तिरंगा लगाएं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को बृहद बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो सरकारी कार्यालय हैं उनके कर्मचारियों को भी यह अपील की गई है कि वह अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे तिरंगा लगाएं। इसके साथ ही जो सरकारी विभाग हैं उसे पूरी तरीके से सजाया गया है। विधानसभा सचिवालय को सजाया गया है, सड़कों को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को बृहद बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घर पे तिरंगा लगाएं और आजादी के अमृत महोत्सव में शरीक हों। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, और हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे लखनऊ का तौकीर किदवई हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से तिरंगा यात्रा को लेकर, तिरंगा अभियान को लेकर बात रखी थी अपनी, इस अभियान में हम देख रहे हैं कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वो तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी में है, क्या हम ये माने कि जो सरकार है वो सरकार के ही इस अभियान के चिन्हों पर चलती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनी सियासत को जरूर बुनाएगी समाजवादी पार्टी, लेकिन जो तरीका होगा इस तिरंगा अभियान का वो थोड़ा सा अलग होगा? जी बिल्कुल, ये सही बात है आपकी कि वो इस अभियान का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका जरूर अलग अपनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि तिरंगा यात्रा के पीछे भारतीय जनता पार्टी साजिश कर सकती है, आपस में दंगे करवा सकती है, लेकिन
बाद में वो खुद इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग भी घर घर जाएंगे, लोगों को तिरंगा देंगे, इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह जरूर कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा की बात कर रही है, उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी ने तिरंगे का सम्मान किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, वहां पर सबसे बड़ा तिरंगा लगाया और इसके अलावा कई ऐसे पार्क और स्मारक बनाए जहां पर तिरंगे को एक बड़ी आकार में वहां पर फहराया गया। तो फिलहाल उन्होंने अपने आप को बड़ा अनुयायी बताया है तिरंगा का। लेकिन अभी देखना होगा किस तरह से वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो घर घर जाएंगे, लेकिन सवाल उठाएंगे, सत्ता और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर बेरोजगारी और महंगाई, तो इस तरह के मुद्दे जरूर लेके वो तिरंगा यात्रा के दौरान दिखाई देंगे। बिल्कुल तौकीर। नवीन, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। हम कन्नौज का भी रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, कन्नौज में क्या तैयारी है तिरंगा यात्रा को लेकर? जी, कन्नौज में पूरे तरीके यात्रा के लिए मनाया जा रहा है। प्रशासन ने पूरी तरीके की तैयारी की है। कन्नौज जिले में 251 घरों में तिरंगा झंडा लगाए जाएंगे। इधर अखिलेश भी आज आ रहे हैं, 12:30 बजे आ रहे हैं। वो खटिया में अपना तिरंगा निकालेंगे यात्रा। और इसी तरीके पूरे तरीके प्रशासन ने अपनी तैयारी रखी है कि तिरंगा पूरी तरीके से पूरे जिले में लहराया जाएगा। कहीं पर भी किसी तरीके कोई बात नहीं होगी और पूरा मतलब तिरंगा अमला पूरा तैयार है। पूरा सरकारी जितनी मशीनरी है पूरे तिरंगे पर घर घर जाकर झंडा बांट रही है। और अमृत महोत्सव मनाने के लिए कन्नौज के जिलाधिकारी सुप्रांत कुमार शुक्ला पूरी तरीके से अपने प्रशासन के साथ लगे हुए हैं और उसकी पूरी जोरों में तैयारी चल रही है। और आगे मतलब किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाएगा। आगे यही सब मतलब प्रशासन करना चाहता है, कहीं पर भी कोई जगह न खाली रहे किसी धर्म स्थल पर। बिल्कुल जगदीश, तो हम देख रहे हैं कि कन्नौज में भी पूरी तैयारी है और तीनों ही जगहों की अगर हम बात करें, लखनऊ, देहरादून और कन्नौज की, तो वहां पर पूरी तैयारी में जो प्रशासन है वो भी आ चुका है इस पूरे आजादी के अमृत महोत्सव को एक बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने के लिए। और विभिन्न राजनीतिक दल जो है उन्होंने तो अपनी कमर पहले से ही इस पूरे तिरंगा अभियान को लेकर के कसी हुई। हालांकि तरीके अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से बड़ी खबर है जहां युवा सपा नेता की अगुवाई में देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये एक अभियान है अपनी तरह का। सरजू पांडे पार्क से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी इसका आगाज करेंगे और पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा हरी झंडी से दिखाई जाएगी। दारस सिंह इसे हरी झंडी दिखाएंगे और पदयात्रा शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए आलम पट्टी पर खत्म होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश बचाओ देश बनाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। गाजीपुर से युवा सपा नेता की अगुवाई में इस अभियान की शुरुआत हो रही है। सरजू पांडे पार्क से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी इसका आगाज करेंगे और अपने स्तर पर एक बड़ा अभियान इसे कहा जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दारस सिंह इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और इसकी शुरुआत हो जाएगी। पदयात्रा है ये और शहर के विभिन्न जगहों से होते आलम पट्टी पर इस पदयात्रा का समापन होगा। बढ़ते आगे और बात करेंगे दबंगाई दिखाई बुलडोजर हाई की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की ओर से महिला से बदसलूकी के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम योगी ने आरोपित श्रीकांत के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही गृह विभाग से उसे गनर उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट भी तलब की। श्रीकांत को गनर दिलाने में मददगार रहे अधिकारियों की जल्द ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शासन मामले में चल रही कार्रवाई की पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। तो वहीं पीड़ित महिला की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। डीजीपी मुख्यालय से पूरे मामले में चल रही कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि श्रीकांत की तलाश मौजूदा वक्त में 18 पुलिस टीमें कर रही हैं और उसकी पत्नी अनु त्यागी से लगातार पूछताछ की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान मौत मामले में जेल अफसरों को राहत मिली है। इस मामले की वादी मालती सचान को भी नोटिस जारी हुआ है। आदेश जारी हुआ है नोटिस करने का और अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। लखनऊ बेंच ने डिप्टी सीएमओ वाईएस सचान के केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। लखनऊ के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वाईएस सचान की मौत को मर्डर माना था और सचान की मौत को मर्डर मामले में तत्कालीन डीजीपी समेत तमाम अफसर तलब किए गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई है। इस मामले की वादी मालती सचान को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
बढ़ते आगे 10वीं मुहर्रम पर मंगलवार सुबह शिया समुदाय की ओर से असरे का जुलूस नाजिम साहब के इमाम बाड़ा यानी कि विक्टोरिया स्ट्रीट से निकाला जाएगा। जुलूस अकबरी गेट, नक्खास तिराहा, टुडियागंज, बिल्लौचपुरा बाजार, खाला थाने के सामने से हैदरगंज तिराहा, बुलाकी अड्डा, एवररेडी तिराहा, विक्रम काटन मिल तिराहे से होते हुए करबला तालकटोरा पर पहुंचकर समाप्त होगा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जुलूस की समाप्ति तक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। ये जानकारी खुद लोगों को डीएसपी, डीसीपी ट्रैफिक ने दी है ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी तैयारी में है। रूट की जहां तक बात करें तो क्या रूट निर्धारित किया गया था जुलूस के लिए, किस तरह से पूरे ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा? जी देखिए 2 साल तक मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल सका था, इसलिए इस बार जब इजाज़त मिली है जुलूस निकालने की तो माना यह भी जा रहा है कि तादाद कुछ ज़्यादा होगी। इसी के चलते जो अलग अलग डाइवर्जन किए गए हैं। ख़ास बात है कि पुराने लखनऊ की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के कई अधिकारी अलग अलग चौराहों पर नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पर पर पुलिस है, छावनी में तब्दील किया गया है पुराना लखनऊ। और इसके साथ ही कई ऐसे रास्ते हैं, जो ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लखनऊ का जो मेन रास्ता कहलाता है, जो नेहरू वाटिका से लेकर जो करबला तक जाता है, तालकटोरा तक, उस पूरी रोड को साफ रखना है। वहां से ही जुलूस निकल के जाता है। इसके अलावा जो आसपास की सड़कें हैं वो कनेक्टिंग रोड्स को भी रोका गया है, वहां पर भी आने जाने पर मनाही रहेगी। खास बात है कि ठाकुरगंज से सीतापुर रोड आने के लिए सिर्फ बाहर का रास्ता अपनाया जाएगा, पक्का पुल होते हुए। और इसके अलावा जो उधर की जो भी सड़कें हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो करबला तालकटोरा से लेकर और आसपास के जितने भी इलाके हैं, सबको पूरी तरह से वहां पर रोक रहती है। आम आदमी या कमर्शियल व्हीकल्स को आने पर पूरी तरह से मनाही रहती है। यही कुछ हाल मदेगंज इलाके का भी है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इमामबाड़े और करबला हैं। इस वजह से यहाँ पर भी आम जन की जो आवाजाही है ज़्यादा रहती है। और आप देख सकते हैं कि एक रूट को यहाँ से भी डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग यहाँ से घूम कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक आगे एक जुलूस गया है। इसी वजह से इन जगहों को भी डाइवर्ट किया गया है। तो खास तौर पर पुलिस के लिए दोहरी चुनौती जरूर है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कैसे पूरे जुलूस को संपन्न कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज एक बड़ी तादाद में लोग उमड़े हैं, क्योंकि 2 साल तक वो मुहर्रम और जुलूस में नहीं शामिल हो सके थे। इस बार इजाजत मिली है तो कहीं ना कहीं भीड़ कुछ ज्यादा है, उसको कंट्रोल भी करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल, तो देखना होगा चुनौती से किस तरह से पार पुलिस पाती है, क्योंकि 2 सालों के बाद जिस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है, ऐसे में शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे और बात करेंगे रक्षाबंधन की, जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन करने की पूरी तैयारी है और रक्षाबंधन स्पेशल 10 से 15 अगस्त तक बसें चलेंगी। बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। इस दौरान चालक परिचालकों का अवकाश निरस्त रहेगा। प्रमुख बस अड्डों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 10 अगस्त की सुबह से ही बेड़े की सभी विभिन्न बसें रूटों पर संचालित होंगी। दिल्ली, नोएडा, पलवल, फरीदाबाद जैसे व्यस्ततम रूटों पर बसों की संख्या दोगुनी की जाएगी। हर आधे घंटे के बाद बस मुहैया होगी। रोडवेज प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रोत्साहन भत्ता बस चालक, परिचालक सहित बसों की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए पूरे देश के हर तीर्थ स्थल से, दक्षिण से उत्तर के हर क्षेत्र से प्रकांड विद्वान ब्राह्मण आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। यह अनुष्ठान अनवरत तब तक चलेगा जब तक भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होते। रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद इस अनुष्ठान का समापन होगा। बाधा समाप्त करने के लिए जब तक भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होते, तब तक सर्व बाधा और नक्षत्रों की आराधना और पूजा की जाएगी। सभी ग्रह, सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा और उनकी पूजा होगी। पूरे देश के प्रकांड विद्वान और भारत में धार्मिक मान्यता प्राप्त हर शैली की पूजा पद्धति से पूजन होगा। मंदिर निर्माण में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए ये पूजा की जा रही है और हर क्षेत्र से प्रकांड विद्वान ब्राह्मण इसमें आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद अनुष्ठान का समापन होगा और रामलला के मंदिर का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर किया जाना है ताकि मंदिर निर्माण में किसी भी तरह का विघ्न ना आए।
बात करेंगे पूर्वांचल की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है जहां युवाओं को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में युवाओं को बड़ा झटका लगा है। 4200 पदों की 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लग गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को परीक्षा का इंतजार है। वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगम सहित विभिन्न विभागों में इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समूह ग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी भर्ती, लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल समेत 8 भर्ती पर रोक लगी है। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के पहले शासन को भर्तियों रोकने का पत्र भेजा था। उत्तराखंड के युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। वो तमाम अभ्यर्थी जो कि भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब इन्हें और इंतजार करना होगा। 4200 पदों की 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लग गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। युवाओं को निश्चित तौर पर निराश करने वाली ये खबर है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा युवाओं को परीक्षा का इंतजार था, रोजगार की इच्छा इनकी थी और कई विभागों में इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी युवाओं ने पूरी कर ली थी। और अब ये खबर है कि 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक है। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को भर्तियों को रोकने का पत्र भेजा था और उत्तराखंड के युवाओं को इस पत्र के साथ ही एक बड़ा झटका लग गया है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।